कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। रामदेव बेनीवाल के घर पैदा हुए हनुमान बेनीवाल ने अपने विश्वविद्यालय की राजनीति के दिनों में ही अपनी राजनीतिक समझ और पकड़ का अंदाजा सबको लगा दिया था। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार, स्वागत है आपका शख्सियत के इस खास एपिसोड में। आज बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, विच इज पावर्ड बाय QIFM, द स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। साल 1972 नागौर के बरड़ गांव में रामदेव बेनीवाल के घर जन्म हुआ एक लड़के का। नाम रखा गया हनुमान। जब वो लड़का 5 वर्ष का हुआ तो उनके पिताजी, मुंडवा एक विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था पहले, वहां से विधायक बन गए। घर के अंदर राजनीति कोने कोने में सिमटी हुई थी और उन्हें हनुमान समेट रहा था धीरे धीरे अपने आने वाले दिनों के लिए। जब और बड़े हुए तो 1985 में पिताजी फिर से विधायक बने और उसके कुछ वर्षों बाद हनुमान पढ़ने आ गए जयपुर। जयपुर में भी राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज राजस्थान कॉलेज में। राजस्थान विश्वविद्यालय उन दिनों पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता। राजस्थान कॉलेज की राजनीति को समझकर वहां के छात्र संघ अध्यक्ष बने। फिर पढ़ाई शुरू करी लॉ की, तो लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे। 1997 में सिरमौर बने, राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति का छात्र संघ के अध्यक्ष बने और अपने जीवन की दूसरी राजनीतिक पाठशाला में अच्छे अंकों से पास होकर इंतजार करने लगे मुख्य धारा की राजनीति में मिलने वाले मौके का। इसीलिए उन्होंने दामन थामा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को, हनुमान बेनीवाल को ये मौका देने में 11 साल लग गए। 1997 का छात्र संघ अध्यक्ष को पहली बार मौका मिला 2008 में, जब खींवसर विधानसभा सीट का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल को पता था कि राजनीति में यह आया हुआ मौका उनके लिए कितना अहम है। अब तक उनके पास सिर्फ एक चीज थी, वो चीज थी उनकी संघर्ष करने की प्रवृत्ति, और अब उनके हाथ लगी है दूसरी चीज, जिससे वो एक तो खुद को राजनीति में स्थापित कर सकते हैं, साथ ही अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल खींवसर पहुंचे, मेहनत करी, पूरी लगन से चुनाव लड़ा, जीते और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे। राजस्थान विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हुए नेताओं में एक बात है जो बहुत अजीब सी है। हाल के दिनों में रविंद्र सिंह भाटी में हम उस चीज को देखते हैं, तो पुराने दिनों में छात्र संघ की राजनीति के सितारे हनुमान बेनीवाल में भी ये चीज नजर आती है। और वो चीज है कि अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और जिस जनता के भरोसे ये राजनीति कर रहे हैं, अगर कोई विषय ऐसा आ जाए जिससे उनको अपनी जनता से दूर होना पड़े, तो वो उस विषय से दूर होना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से 2008 का भारतीय जनता पार्टी का विधायक हनुमान बेनीवाल 2013 आते आते अपने शीर्ष नेतृत्व से चल रहे मनमुटाव और बयानबाजी के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हनुमान बेनीवाल को पता था कि अब हालात 2008 जैसे नहीं है, 2013 का चुनाव मुश्किल होगा, क्योंकि खींवसर की जनता को तो ये पता है कि उन्हें तो कमल के निशान पर मोहर लगानी है। हनुमान बेनीवाल जनता के बीच पहुंचे, जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाया कि इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे, पर वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, उनका चुनाव चिन्ह कुछ और हो। तब तक उन्हें कांग्रेस और भाजपा हल्के में आंक रही थी। इसी वजह से जनता ने उन्हें भारी कर दिया। हाँ, दूसरी बार हनुमान बेनीवाल जीतकर विधानसभा पहुंचे, इस बार निर्दलीय विधायक बनकर। अब 2013 में हनुमान बेनीवाल के पास क्या था? पहली चीज उनकी संघर्ष करने की प्रवृत्ति जो इतने वर्षों से उनके साथ थी। दूसरी चीज कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के विधायक रह चुके हैं। तीसरी चीज कि उन्होंने हाल ही में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव हराकर फिर से विधायक बने हैं। अब उन्हें नजर आने लगा था कि वो केवल एक विधानसभा के विधायक नहीं है। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता शेखावाटी, मारवाड़ के अंदर फैलती जा रही। लोगों में एक उम्मीद जगने लगी कि हनुमान बेनीवाल दम रखता है जनता के काम कराने। हनुमान बेनीवाल समझ चुके थे कि अगर उन्होंने इन अपेक्षाओं और उम्मीदों को एक सुर में नहीं पिरोया, तो उनकी राजनीति एक विधानसभा तक सिमट कर रह जाएगी। इसीलिए उन्होंने
इन सारी अपेक्षाओं और उम्मीदों को एक सुर में पिरोया और निकाली आक्रोश रैलियां। पहली रैली हुई नागौर में, दूसरी हुई बाड़मेर में। जब बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल ने आक्रोश रैली रहे, वो दृश्य भी भुलाए नहीं भूलते हैं। जनता का जन सैलाब हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर इकट्ठा हो गया था। यात्रा आगे बढ़ी तो बीकानेर में, फिर सीकर में, और सीकर के रास्ते पहुंची जयपुर। जयपुर के मानसरोवर में वीटी रोड पर स्थित बड़े ग्राउंड में सभा हुई। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हनुमान बेनीवाल ने घोषणा करी नए राजनीतिक दल की। उन्होंने कहा नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से भिड़ेंगे और युवा, दलित, वंचित, शोषितों की लड़ाई लड़ेंगे। नाम रखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आरएलपी। सभा खत्म हुई, उसके कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। चुनाव चिन्ह मिला बोतल का निशान। 2018 का चुनाव हनुमान बेनीवाल बोतल के चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के बीच फिर उतर गए। तो जनता को अपने लाडले विधायक जो इस बार फिर से नया चिन्ह लेकर आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजा वही आया, हनुमान बेनीवाल फिर से वहां से विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। अब हनुमान बेनीवाल जो 2018 के अंदर थे, वो तीसरी बार के विधायक थे। अब उनकी खुद की एक पार्टी हुआ करती है जिससे और भी विधायक हुआ करते हैं। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, कांग्रेस सरकार बनी थी, पर हनुमान बेनीवाल की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों से उनकी नजदीकियां या उनके अभिभावक कह लीजिए, उनकी वजह से नए नेतृत्व से बढ़ती जा रही थी। और नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि पहले अफवाह उठी और फिर अफवाह पर मोहर लगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का घटक दल बनी और चुनाव लड़ी नागौर सीट पर। नागौर से प्रत्याशी बनाया गया हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी नागौर से थे, वहां से तो चुनाव लड़े ही लड़े। उन्होंने सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, झुंझुनू जैसी सीटों पर जाकर भी पार्टी का प्रचार किया, जिससे पार्टी को मजबूती मिली। साथ ही 25 की 25 सीटें दूसरी बार जीतकर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी जीत कर गई और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूती प्रदान करी। 2019 के उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल ने घोषणा करी कि वो अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव चिन्ह आरएलपी का रहेगा। उस गठबंधन में भी सफलता हासिल हुई। नारायण बेनीवाल चुनाव जीतकर विधायक बने। 2020 के अंदर आते आते ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। 2020 कृषि बिलों से हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फूट पड़ गई, या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को नहीं बता पाई कि जो वो कृषि बिल लेकर आई है, उन बिलों से क्या फायदा होने वाला है। वो ये सब बता पाती, अपना मैसेज जनता तक पहुंचा पाती। उससे पहले जो लोग नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते थे, जो लोग भाजपा को कमजोर करना चाहते थे, वो एक छोटा सा धरातल ढूंढ रहे थे। उनको वो धरातल मिल चुका था और उस धरातल पर इकट्ठा होकर सब लोग विरोध में लग गए किसान बिलों के। दिल्ली की बॉर्डर वर्षों तक सील रही। जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भी लंबे समय तक अवरोध रहा। हनुमान बेनीवाल, उन्हें पता था कि उनके नजदीक जो समर्थित धड़ा है उसमें किसान सबसे ज्यादा हैं, या जो युवा उनके साथ रहते हैं वो किसान परिवारों से आते हैं। इसीलिए उन्हें एक पाले में तो होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़ेंगे और अपना आने वाला कार्यकाल एक आम सांसद के तौर पर निकालेंगे, साथ ही कृषि बिल का विरोध करेंगे। हनुमान बेनीवाल का यह निर्णय सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि वो पहले भी भाजपा के साथ थे, फिर भाजपा से दूरियां हुई। अब भाजपा जिस स्थिति में थी, नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। उस चरम सीमा पर अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लेता है तो नुकसान में वही रहेगा। सबको यही लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल आने वाले चुनाव में चुनाव हार सकते हैं और उन्हें अब तक जो राजनीति में मिला है, शायद वो ही उनकी राजनीतिक जीवन का अंतिम पड़ाव है। हनुमान बेनीवाल सांसद रहते हुए भी खींवसर में एक्टिव रहे। कांग्रेस की सरकार थी, पर हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जाता है कि सरकार कोई सी भी हो, हनुमान बेनीवाल काम कराना जानते हैं, क्योंकि वो जनता के समर्थन से चलने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए 2023 का विधानसभा चुनाव आया, आरएलपी के प्रत्याशी के तौर पर हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा।
वो चुनाव जीते। उनके सामने थे भाजपा से रेवत राम डांगर। मतों का अंतर बहुत कम था हनुमान बेनीवाल के कद के अनुसार। और हनुमान बेनीवाल को पता था कि वो खींवसर जीतते ही उन्हें अगली लड़ाई लड़नी है अगले लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर नागौर लोकसभा सीट के लिए। फिर आरएलपी के प्रत्याशी के तौर पर नागौर की सीट पर खड़े हुए। भाजपा ने उतारा ज्योति मिर्धा को। हनुमान बेनीवाल को अंतिम दिनों में एक इंडिया अलायंस करके बना है, उसके अंदर वो शामिल हुए और कांग्रेस का समर्थन मिला। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के तौर पर, आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा को हराया। दूसरी बार नागौर से लोकसभा सांसद बने। बनते के साथ हनुमान बेनीवाल को पता था कि उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। सीट छूटेगी तो उपचुनाव होगा तो एक प्रत्याशी देना पड़ेगा। मुझे एक उम्मीद थी हनुमान बेनीवाल से कि वो उनके आसपास रहने वाले असंख्य युवा चेहरों में से किसी पर भी हाथ रख देते तो वो व्यक्ति एक नई ऊर्जा के साथ राजस्थान विधानसभा के अंदर पहुंचता और खींवसर के मुद्दों को मजबूती से रखता। पर हनुमान बेनीवाल ने भरोसा जताया इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल पर। उनकी क्या राजनीतिक मजबूरी है या क्या उनकी राजनीतिक कैलकुलेशन है, ये तो वही जानते हैं। पर इसके साथ ही अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएलपी भी लंबी पार्टियों की फेहरिस्त में शामिल हो गई है। जो पार्टियां बनी उनसे उम्मीदें जनता को बहुत थी, पर वो सिर्फ परिवार के अंदर ही रहकर सिमट गई। वो चुनाव भी लड़ती हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र 1 या 2 विधानसभा या 1 लोकसभा क्षेत्र है, उसके बाहर उनको कोई पूछता नहीं है। मुझे कनिका बेनीवाल को टिकट मिलने के बाद से डर यही है कि अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी सिर्फ नागौर क्षेत्र में सिमट कर रह जाएगी, जैसे कि परिवारवाद के दंश में लिपटी हुई और राजनीतिक दल हैं। हनुमान बेनीवाल का वर्तमान राजनीतिक मूव मेरी समझ से बाहर है, पर शख्सियत में हम हनुमान बेनीवाल के लिए बात कर रहे हैं तो हम अब बात ये करेंगे कि हनुमान बेनीवाल में इतने वर्षों के संघर्ष के अंदर एक चीज हमेशा रही, वो उनकी संघर्ष करने की प्रवृत्ति। दूसरी चीज जो उनके साथ रही कि उन्हें हर आने वाले पल पर पता था कि अब उन्हें कब अगली सीढ़ी चढ़नी है और उस सीढ़ी के लिए उनको क्या तैयारी करनी है। हनुमान बेनीवाल गांव, गरीब, वंचित, शोषित, दलित की जो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, असल में कई ऐसे विषय आए हैं जब हनुमान बेनीवाल सच में सब चीजों को भुलाकर लोगों के लिए लड़े हैं। एक और चीज, हनुमान बेनीवाल राजनीति के अंदर बार बार गिराए गए, चाहे 2013 के चुनाव से पहले उन्हें भाजपा से निकाल देना हो या फिर 2018 के चुनाव में एक नया राजनीतिक दल खड़ा करना हो या फिर 2020 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ना हो। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि उन्हें पता है कि वो जिस जनता के समर्थन से अपनी राजनीति को यहाँ तक लेकर आए हैं, वो जनता उन पर भरोसा करती है। वो जनता के बीच में ईमानदार हैं, वो जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे नेता वर्तमान में बहुत कम हैं, इसीलिए हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक खास राजनेता हो जाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये और ऐसे कई वीडियो और लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।